आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर। जितने भी आपके बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं हम उन सभी को लेकर चलेंगे। और ये जो सीरीज़ है आपकी घटना चक्र की सीरीज़ है टोटली, और ये जो एग्जाम्स में आपको प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको करा रही हूँ ये आपके बीपीएससी के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जैसे बीपीएससी ट्री 3 है, ट्री 4 है, साथ ही आपकी जो सक्षमता द्वितीय का जो एग्जाम होने वाला है, फिर और भी जो भी आपका एग्जाम हो जैसे पुलिस का हुआ या एसएससी का हुआ, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया था, तो उसका निर्णय क्यों लिया गया था तो ये भी हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था आपका 1929 दिसंबर में, वो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो 26 जनवरी की तिथि थी वो अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों हुआ था, क्योंकि जो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसी दिन हम क्या कहते हैं, जो आपका गणतंत्र दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं और 26 जनवरी भी आपका संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में क्या शामिल है तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में लगभग 400 से यानी कि 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात का, खा, गा आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में कितने शामिल हैं तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हम नेक्स्ट पर। आगे है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने हैं तो 395 आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद है। ठीक है, 3 के बाद चलेंगे हम चौथेवें क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा है कि इन्हें हमें आपस में सही मिलान करना है, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो हमारी संघीय सूची कितनी है तो वर्तमान में जो हमारी संघीय सूची है वो 97 ही है, लेकिन वर्तमान में हमारी कितनी है तो 98 है। ठीक है, तो इसका पहले का पहला हो जाएगा। राज्य सूची, तो राज्य सूची पहले हमारी जो थी वो आपकी 66 थी, लेकिन वर्तमान में हमारी 59 है। ठीक है, पहले कितनी थी 66 थी। ठीक है, फिर है संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची पहले थी आपकी 47 और अब है आपकी 52। कितनी है 52, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ACB। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका पाँचवें में हमसे पूछा है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। तो विचार करना है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें जो हमारा सही रहेगा सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और सामाजिक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो समाजवादी जो शब्द है वो किस संशोधन के तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 6वें के बाद आएगा हमारा 7वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो इसमें हमें एक साधारण बहुमत चाहिए होता है। कैसा साधारण बहुमत। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है आपका कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें
जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके, एक तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी अल्पसंख्यकों के अधिकार की संख्या। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 8 के बाद आएगा हमारा 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो किसको? तो जो आपका सब भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19A पहला है उसमें दिया गया है ये। ठीक है, उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों में राष्ट्रीय झंडे को फहराना सभी का अधिकार है, नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 19 प्रथम ए। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 9 के बाद आएगा हमारा 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो जो हमारा 1 अप्रैल 2010 में भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 11वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। तो कौन सा है वो? तो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकार के साथ साथ मानव अधिकार भी हैं। तो ऑप्शन ये दोनों ही सही है, इसका जो ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम चलेंगे 12वां क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो कौन सा सूचीबद्ध है ये हमें बताना है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन और छोटे परिवार का मानदंड, या फिर समान नागरिक संहिता, या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, समान कार्य के लिए समान अधिकार और साथ में समान नागरिक संहिता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे। 12 के बाद आएगा हमारा 13वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आप हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा आगे अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपना शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और भारत का जो एक राष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 52 में 52 के अनुसार होता है। साथ ही इसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जो उनकी शक्तियां हैं वो सीधे खुद भी कर सकता है, या फिर अपने जो अधीनस्थ हैं अधिकारी हैं उसके जो नीचे अधिकारी होते हैं उनसे उन शक्तियों का पालन करवा सकता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 15वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि उसका जो पद है वो अगर खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो वहाँ का जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसकी जगह पर कार्य करेगा, अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है तो। ठीक है, आगे हम चलेंगे 15 के बाद 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है। जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो भारतीय राष्ट्रपति बनी थी वो कौन से नंबर की थी? तो वो आपकी 13वीं थी। कौन सी थी? 13वीं राष्ट्रपति थी। ठीक है, और 12वें कौन थे? तो 12वें जल्दी से बताइएगा, 12वें कौन थे? कमेंट में बताइएगा। और 14वां आपके रामनाथ कोविंद थे। ठीक, और वर्तमान में कौन है ये हमें कमेंट में बताएगा। आगे है 17वां क्वेश्चन है, जिसमें एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी उसी विधेयक को अपनी सहमति दे देता है तो वो विधेयक नहीं रहता, बल्कि वो आपका एक अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 17 के बाद 18वां क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। जो मोहम्मद अंसारी थे, हामिद अंसारी, वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो 12वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और 13वें कौन है? तो 13वें आपके वकैया नायडू हैं। कौन है? वकैया नायडू। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा 18 के बाद 19वां क्वेश्चन आपका,
जिसमें एग्जामिनर ने पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो प्रधान हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो कौन है वो? तो वो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। 20 के बाद हम चलेंगे 21 पर। 21वां क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो कौन ले सकता है? तो वो महान्यायवादी भाग ले सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम चलेंगे। 22वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन के लिए? अगर वो 2 महीने के लिए अगर एक एमपी है वो अपनी सीट से बिन लगातार ही अनुपस्थित रहता है 2 महीने के लिए, तो वो सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन है 23, जिसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में क्या होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऐसे ही पूछ लेता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 250। साथ ही कभी कभी पूछ लेता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। ठीक है, आगे हम चलेंगे 23 के बाद 24वां क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। हमारे संविधान, जो हमारा संविधान है उसके समय समाप्त होने का विषय ही नहीं है। जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जिसमें दिया गया है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस सभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वह राज्य का सदस्य सभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन सदस्य के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, जिसमें हमसे पूछा गया है 27वां क्वेश्चन, हाँ ये रहा, जिसके निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होता है, तो ये सही है। फिर है कि सही है। फिर है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो धन विधेयक की जो शुरुआत होती है वो राज्यसभा में नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे। बहुत नीचे आ गया। Good. 28वां क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। जो धन विधेयक है वो पेश किया जा सकता है कैसे? तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है आपका धन विधेयक। ठीक है, आगे है आपका कि 29वां क्वेश्चन कि लेखा अनुदान बना है। तो लेखा अनुदान कैसे बना है? तो ये बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो लेखा अनुदान है वो बना है। हम इसकी पूरी थ्योरी जान लेते हैं कि जो विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक परंतु नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 का के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 116 के अनुच्छेद के तहत। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 29 हो गया। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन पर, 30वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो किसके सामने? तो लोकसभा के स्पीकर के समक्ष जो लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 31वां क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। तो यही कथन आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 32वां क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो वो आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे 33वां क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो जो उच्च न्यायालय है उसका जो न्यायाधीश है वो अगर अपना पद छोड़ना चाहता है तो त्यागपत्र किसको देगा? तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, फिर कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वो कितनी
उम्र तक उनकी वो होती है, किसके बाद वो अपना जो पद है वो कार्यरत रहता है, तो 62 वर्ष के बाद वो अपने पद को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट 34। भारत में चलित न्यायालय जिसका मानस पुत्र है, जो चलित न्यायालय है इसका मानस पुत्र कौन है, तो इसके मानस पुत्र हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पन्हुआ में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। ठीक है, और इसकी जो परिकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इसकी परिकल्पना दी थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे 35वां क्वेश्चन पर। 35वां क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो वो है आपका अनुच्छेद 352, जिसके तहत भारत जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे हम चलेंगे 36 पर। 36 क्वेश्चन है आपका कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, तो किसमें, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, आगे हम चलेंगे 37 पर, जिसमें पूछा गया है कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाएं कितनी हैं, जल्दी से बताइएगा। तो मान्य सरकारी भाषाएं जो हैं वो आप सभी को पता होगी 18 हैं। कितनी हैं, 18 थी, पहले 18 थी लेकिन अब कितनी है, तो अब तो आपकी 22 है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 39 पर। 39 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो कौन थे, तो वो थे आपके बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, आगे हम चलेंगे 40वां क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 41 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो ये आपकी जो सिफारिश थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। आगे हम चलेंगे 41 के बाद 42 क्वेश्चन कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी, तो किसकी सिफारिश की थी, तो उन्होंने पंचायती राज्य की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, और ये अशोक मेहता समिति कब गठित की गई थी, तो 1977 में। ठीक है, आगे चलेंगे हम 43 पर कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, कैसी है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 44 पर। 44 क्वेश्चन है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो कैसी है, प्रशासनिक प्राधिकारी है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 45 पर, जिसमें है क्वेश्चन है आपका कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी रह गई है, तो वो आपकी 1206 रह गई है। कितनी है, 1206। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे 46 पर, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है, तो जर्मनी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 47 कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा है, तो ये आपका मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 48 कि चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो चीन की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो वह कौन सी बुक है, तो येलो बुक आपकी फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी, तो वो आपकी बेंगलुरु में हुई थी। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।